व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने 2025-26 के बजट की चर्चा पे मुझे बोलने का अवसर दिया। आज इस भरे सदन में मैं सर्वप्रथम संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूं, जिन्होंने आर्टिकल 25 में हमें ये अधिकार दिया, स्वतंत्र धर्म का सम्मान अधिकार और हर आस्था का सत्कार। और इसी के नाते आज पूरे देश में और प्रदेश में हमारे बीच में कुंभ का महापर्व जो रहा, उसमें पूरे देश से लोग आए। मैं सभी लोगों का जो आए उनका स्वागत करती हूं। यहाँ कई प्रकार की चर्चाएं हुई और बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये जो लोग विभिन्न प्रदेशों से और यहाँ तक कि विश्व के कोने कोने से आए, वो किसी राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं आए, वो आस्था से, धर्म से और अपने देश, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए। महाकुंभ के आयोजन में जितना बजट होना चाहिए था, सरकार ने उसकी कमी की। महाकुंभ में जो सुविधाएं हमारे लोगों को देनी चाहिए थी, सरकार ने उसकी कमी की। वहां पे गिद्ध नहीं गए थे, वहां पे सुअर नहीं गए थे, वहां पे इस देश में आस्था रखने वाले, इस देश को लोकतांत्रिक समझने वाले, इस देश में भाईचारे को आगे लेकर के जाने वाले लोग वहां पे पहुंचे थे। मैं इस सदन में आज बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातें कही गई। बजट की जबकि चर्चा होती है तो बजट में किस तरीके से डिवीजन होता है उसकी बात होती है। अभी सत्र में कुछ दिन पहले बात हुई कि अंग्रेजी में विधायकगण अपने भाषण दे सकते हैं, लेकिन जब आपके बजट में एलोकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, जो हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी नींव अंग्रेजी से शुरू नहीं होगी, तो वो आगे जाकर के आपके अंग्रेजी में दिए हुए भाषणों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं? जहां 15% कहीं आपकी सरकार बजट दे रही थी, आज शिक्षा में वो बजट गिरा करके 13% पे आ चुका है। ये स्थिति है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, क्योंकि मंत्री जी यहां बैठे नहीं है, जब स्वास्थ्य पे जब विपक्ष चर्चा करने की कोशिश करता है, मंत्री जी उत्तेजित हो जाते हैं। शायद इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य पे मात्र 6% का बजट दिया गया है और इस 6% के बजट में भी मंत्री जी 40% का बजट पिछले जो बजट में था एलोकेटेड, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम बात करें ग्रामीण अंचल की, जो उत्तर प्रदेश की 60-70% की आबादी है, अगर हम उसमें बजट के एलोकेशन की बात करें तो मात्र 4% का बजट है, जो 8 करोड़ 8 लाख की आप बात करते हैं, 8 लाख करोड़ की बात, 8 लाख 8 हजार करोड़ की बात करते हैं, उसमें मात्र 4% का बजट दिया गया है। और सबसे बड़ी नाइंसाफी अगर इस सरकार में कोई झेल रहा है तो वो हमारा किसान है। पूरे देश का एवरेज औसत अगर निकाल लिया जाए तो बाकी प्रदेशों में जहां किसानों को 6% का बजट मिल रहा है, वहां उत्तर प्रदेश की सरकार में मात्र 3% का बजट है जो हमारे किसानों को दिया जा रहा है। और सबसे आखिरी में और सबसे जरूरी बात, अभी हमारी माननीय सदस्य बार बार पीडीए की बात कर रही थी, तो सदस्य आप भी और यहां सम्मानित सदस्यगण, में आपको सभी को बताना चाहूंगी कि जहां पूरे देश में 3% का बजट विभिन्न प्रदेशों में, चाहे वो आपका दलित समाज हो, वनवासी समाज हो और अल्पसंख्यक समाज हो, उसको दिया जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश में मात्र 1% का बजट दिया जाता है। और उस 1% के बजट में भी आपका 30% का बजट ऐसा धरा का धरा ही रह जाता है, विभाग उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है। हम इतने बड़े बड़े बजट की बात कर रहे हैं, मैं आंकड़े रखना चाहूंगी। शिक्षा विभाग में वर्तमान में 14% का बजट जो है वो शेष रह गया, इस्तेमाल नहीं कर पाए। स्वास्थ्य में 40% का बजट ऐसे ही रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। आवास में 46% का बजट रह गया, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। SC ST माइनॉरिटी में 30% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की बात करें, 35% का बजट है, जिसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम ट्रांसपोर्ट और PWD की बात करें, 6% का बजट है, जो पुराना बजट है, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। समाज कल्याण के मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, 23% का बजट आज ऐसे ही पड़ा हुआ है,
ठोस इस्तेमाल नहीं कर पाए। कृषि विभाग वैसे ही 4% किसानों को दिया जा रहा है बजट में से, उसमें से भी 10% बजट ऐसे ही धरा का धरा रह गया, उसे इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो मैं बजटों पे बहुत बातें नहीं करूंगी, क्योंकि जो पुराना है उसे ही नहीं इस्तेमाल कर पाए तो बड़े बड़े बजटों का क्या भवाई लूटी जाए। मैं बात करना चाहूंगी अपने देश की एकता की, क्योंकि जिस समय यहां अंग्रेजी की बात हुई उस समय उर्दू के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। उर्दू में जो लोग बोलते हैं उनको कुछ शब्दों से नवाजा गया। हमारे देश में उर्दू को बड़े ही लगाव से देखा जाता है। हिंदी अगर हमारी मातृभाषा है तो आज का ये जो देश है वो अंग्रेजी से भी नहीं घबराता है, अंग्रेजी को सीखने की पूरी इच्छा रखता है। पंडित ब्रिज नारायण जी, पंडित रतन नाथ सरहार जी, मुंशी प्रेमचंद जी, पंडित आनंद मोहन जी, यहां तक कि उपराष्ट्रपति रहे हुए कृष्णकांत जी, इन सभी लोगों का उर्दू से बहुत लगाव था। तो क्या इनके लिए भी उन्हीं शब्दों से नवाजा जाएगा? मैं आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहती हूं, ये विकसित देश है, ये प्रगतिशील देश है और ये युवाओं का देश है, और युवाओं की यही आवाज है कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम के देश में, हिंदू हो या मुसलमान अब शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे झंडे की अब ये देश नहीं बंटने देंगे। जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज पांडे जी, रमापति शास्त्री जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सदन में प्रस्तुत बजट को गांव, गरीब, किसान, नौजवानों को समर्पित है। उनका अभिनंदन व स्वागत करता हूं। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार अब सभी के सबको सब तक पहुंचाने की बात कर रही है। माने योगी जी की सरकार बजट प्रस्तुत करने के बाद मुझे लगता है कि इससे राम राज्य आने वाला है। जैसा राम राज्य जहाँ दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू के नहीं व्यापा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं अबुद्ध नहीं लक्षण हीना, सब सुंदर सब सुभग शरीरा, जो पन पाए भजे लखवीरा, ऐसे राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं। कभी कभी पक्ष विपक्ष के लोगों को देखने के बाद में एक बार लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे महाभारत का वो श्लोक याद आता है, जब एक सामने अर्जुन और भगवान कृष्ण रथ लेकर के जाने वाले हैं। अपने भाई बंधुओं को देखने के बाद में अर्जुन ने अपना रथ रख लिया, अपना गांडीव रख दिया। उन्होंने कहा नत्वा हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। कहा मुझे कामना न राज्य की है, न स्वर्ग की है, न पुनर्जन्म की है, इसलिए मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा था तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा कामये दुख तपना नाम प्राणी नाम आतनासनम। दुखी प्राणियों के कष्ट के निवारण के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। अब इसी युद्ध को लेकर के योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार डबल इंजन की सरकार बना करके आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं योगी जी को और मोदी जी को और माननीय वित्त मंत्री जी ने ये प्रस्तुत किया है जो बजट, इसका मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मित्रों, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात को आगे इसलिए बढ़ाना चाहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के आधार पर राष्ट्र के निर्माण की परिकल्पना साकार करने के लिए एक आह्वान किया था। उन्होंने कहा था व्यक्ति खड़ा करोगे तो व्यक्ति से परिवार खड़ा होगा, और परिवार खड़ा करोगे तो परिवार से समाज खड़ा होगा, और समाज जब खड़ा होगा तो समाज से राष्ट्र खड़ा होगा,
राष्ट्र को खड़ा करने के लिए समाज को, और समाज को खड़ा करने के लिए परिवार को, और परिवार को खड़ा करने के लिए व्यक्ति को खड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने व्यक्ति को खड़ा करने के लिए, आगे बढ़ करके काम करने के लिए उन्होंने दीनदयाल जी ने कहा। उसी काम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, चाहे दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में हो, चाहे योगी जी के नेतृत्व में हो, और चाहे पक्ष विपक्ष में बैठे, सबका कहीं ना कहीं मन लगता है कि काम हो रहा है, उसके पक्ष में हो, मैं चाहता हूं। और इसलिए कि माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने में इसलिए एक महामंत्र दिया था, चरैवेति चरैवेति, मैंने चलते रहो चलते रहो। जो व्यक्ति जितना चलता है उसका मुकद्दर उतना चलता है। अपने धर्मशास्त्र में भी कहा है, कल सयानो भवति संजिहाना द्वापरा उत्तिष्ठा त्रेतायाम कृतम संबद्धते चरण चरैवेति चरैवेति। सो जाने को कलयुग कहते हैं, जग जाने को द्वापर कहते हैं, उठ जाने को त्रेता कहते हैं, और चल देने को सतयुग कहते हैं। इसलिए चलते इसलिए सभी लोगों की आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बैठी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के ये जो चलते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम विश्व गुरु बन करके दुनिया के सामने भारत को अखंड भारत के रूप में और देश के दुनिया का सबसे बड़ा अग्रणी भूमिका निभाने वाले भारत का निर्माण करना चाहते हैं। अब ये वित्त मंत्री जी ने जो अपना ये प्रस्तुत किया है विधानसभा अपना बजट, ये बजट सभी लोगों तक है।